18th ऑफ जनवरी 2009। इस दिन कर्नाटका के हासन नाम की जगह के बस स्टैंड के पब्लिक वॉशरूम में बहुत ही भीड़ जमा था। इसके पीछे का रीज़न ये था कि वहाँ के एक वॉशरूम में एक औरत गई हुई थी, लेकिन काफ़ी टाइम से वो बाहर नहीं आ रही थी। इस वजह से वहाँ के लोगों को बहुत ही प्रॉब्लम हो रहा था। लोगों ने दरवाज़ा नॉक किया, उसे आवाज़ तक दी, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आ रहा था। काफ़ी घंटे हो चुके थे। इस वजह से लोगों ने वहाँ के लोकल पुलिस वालों को इसके बारे में इन्फॉर्म कर दिया। जब वहाँ पे लोकल पुलिस वाले आते हैं तो वो भी दरवाज़ा नॉक करते हैं एंड आवाज़ देते हैं, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आता। इस वजह से पुलिस वालों को मजबूरन वो दरवाज़ा तोड़ना पड़ता है। जब पुलिस वाले दरवाज़ा तोड़ के जब अंदर जाते हैं तो वहाँ पे एक औरत की लाश पड़ी हुई थी। उस औरत की लाश की कंडीशन कुछ ऐसी थी कि वो शादी के कपड़ों में थी, लेकिन उसके ऊपर कोई भी जेवर नहीं था। एंड इससे भी हैरानी की बात ये थी कि उसके मुंह से झाग निकल रहा था। ये सब देख के वहाँ पे खड़े हुए लोगों के होश उड़ जाते हैं, लेकिन पुलिस वालों के लिए ये बात नया नहीं था, क्योंकि 2003 से लेके 2009 तक कर्नाटका के अलग अलग बस स्टैंड के पब्लिक वॉशरूम में 20 से ज़्यादा औरतों की सिमिलर कंडीशन में लाश पाई गई थी। आखिर उन औरतों के साथ ऐसा क्या होता था? क्या वो सुसाइड करते थे? क्या किसी ने उनका मर्डर करा था? वो आज हम इस वीडियो पे डिस्कस करने वाले हैं। So hey guys, welcome back to another video of Intel. मेरा नाम है अमित। In today's video we are going to discuss about the case of Cyanide Mohan. जनवरी 13, 2009। इस दिन कर्नाटका के बंटवाल नाम की जगह से 22 ईयर ओल्ड अनीता नाम की एक औरत अचानक से अपने घर से भाग जाती है। एंड भागते टाइम वो अपने ही घर से कुछ सोना एंड पैसे चुरा के भागती है। एंड उसी टाइम पे उसी गांव से एक लड़का जिसका नाम था अली, वो भी गायब था। लोगों को लगा कि अनीता अली के साथ भाग गई है। इस वजह से उस गांव में बहुत ज़्यादा कम्युनल क्राइसिस होने लगा था। एंड कुछ लोग रूमर्स भी स्प्रेड कर रहे थे, जैसे कि लव जिहाद। तो पुलिस वालों के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव बढ़ा एंड पुलिस वाले अनीता के डिटेल्स कर्नाटका के हर पुलिस स्टेशन में भेज देते हैं। तो पता चला कि जो हासन में जो डेड बॉडी मिली थी, जैसे कि मैंने इंट्रो में बताया था, वो डेड बॉडी के डिटेल्स एंड अनीता के डिटेल्स मैच हो रहे थे। तो पता चला कि जो डेड बॉडी हासन के पब्लिक वॉशरूम में पाई गई थी वो और कोई नहीं, वो अनीता थी। आखिर अनीता के साथ ऐसा क्या हुआ था? क्या अनीता के मर्डर के पीछे अली का तो हाथ नहीं? तो पुलिस वाले अली का पता लगाते हैं एंड उससे पूछताछ करा जाता है। तो पता चला अली एंड अनीता के बीच में कोई रिश्ता नहीं था। अली बेकसूर था। अली कहता है कि मैं ज़रूर उस टाइम पे अपने गांव से गया था, लेकिन मैं अनीता के साथ नहीं गया था। मैं किसी काम की वजह से मेरे गांव से बाहर गया हुआ था एंड काम ख़त्म करके उसके अगले दिन ही मैं घर आ गया था। लेकिन गांव में ये र्यूमर स्प्रेड हो गया था कि मैं अनीता के साथ भाग चुका हूं एंड गांव वाले मेरे पीछे पड़े थे। अगर मैं गाँव से नहीं भागता तो गाँव वाले मुझे मार देते। इस वजह से मैं गाँव से कुछ दिनों से बाहर गया हुआ था। एंड अली के पास अपने आप को बेकसूर साबित करने के लिए इनफ एविडेंस भी था। इस वजह से पुलिस वालों को अली को छोड़ना पड़ा। लेकिन सवाल ये था कि अनीता का मर्डर किसने करा था? जब पुलिस वाले अनीता का कॉल रिकॉर्ड्स चेक करते हैं तो उसमें पता चलता है कि अनीता पिछले कुछ दिनों से कावेरी नाम के औरत के साथ देर रात तक बात करा करती थी। जब पुलिस वाले कावेरी के डिटेल्स निकालते हैं तो पता चला कावेरी कर्नाटका के मडिकेरी के रहने वाली थी एंड वो खुद मार्च 2009 से मिसिंग थी। पुलिस वालों को ये अजीब लगा, क्योंकि जो लड़की पहले से ही मिसिंग है उस लड़की के साथ अनीता का क्या लेना देना था। तब पुलिस वालों ने कावेरी के बारे में पूछताछ करना स्टार्ट किया, लेकिन पुलिस वालों को कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलता। जब पुलिस वाले कावेरी के कॉल रिकॉर्ड्स चेक करते हैं तो पता चला कावेरी जो है वो अनीता से पहले किसी पुष्पा नाम के औरत से देर रात तक बात करा करती थी। जब पुष्पा के डिटेल्स निकाले जाते हैं तो पता चला जो पुष्पा है वो कर्नाटका के कासरगोडू के रहने वाली थी एंड वो खुद पिछले 1 साल से गायब थी। जब पुलिस वाले पुष्पा के कॉल रिकॉर्ड्स चेक करते हैं तो पता चला पुष्पा जो है वो पिछले कुछ दिनों से, मतलब कावेरी से पहले किसी और ही औरत से बात करा करती थी एंड वो औरत भी मिसिंग थी। एंड ऐसे ही करते करते पुलिस वालों को टोटल 20 औरतों का डिटेल मिलता है जो कि कहीं ना कहीं मिसिंग थी या फिर उनकी डेड बॉडी कर्नाटका के किसी ना किसी पब्लिक वॉशरूम में डेड पड़ी मिली थी। आखिर उन औरतों के साथ ऐसा क्या होता था एंड ये सारे औरतों के जो लिंक्स है, मतलब वो एक दूसरे से बात कर रहे थे, मतलब ये सारे मर्डर या फिर सुसाइड के पीछे किसी एक पर्सन का हाथ था और मर्डर करने का तरीका भी सेम था।
ये सब चीजें देख के पुलिस वालों को ये समझ में आ चुका था कि ये जो केस है ये एक सीरियल किलर का केस है। तो पुलिस वाले उस क्रिमिनल को ढूंढने में अपना 100% देते हैं। पुलिस वाले ये नोटिस करते हैं कि जो विक्टिम्स के कॉन्टैक्ट नंबर थे वो कहीं ना कहीं कर्नाटका के मैंगलोर के पास एट द टाइम एक्टिव मिले थे। मतलब एक ही समय पे सारे के सारे नंबर कर्नाटका के मंगलुरु के पास एक्टिव मिले थे। तो पुलिस वालों को लगा कि कहीं ना कहीं इस केस के पीछे मंगलुरु के रहने वाले किसी आदमी का हाथ है। एंड लकीली उनमें से एक नंबर उसी दिन एक्टिव मिलता है एंड पुलिस वाले उस नंबर को ट्रेस करते हुए उस लोकेशन पे पहुंच जाते हैं। लेकिन जब पुलिस वाले वहां पे पहुंचते हैं तो वो नंबर 13 साल के एक छोटे से बच्चे के पास था। पुलिस वाले हैरान थे क्योंकि इतना बड़ा केस में 13 साल के बच्चे का क्या लेन देन है। तो पुलिस वाले उस बच्चे से पूछते हैं कि जो फोन तुम्हारे हाथ में है क्या वो तुम्हारा ही है। तो वो बच्चा कहता है कि मेरा नाम धनुष है एंड ये फोन मेरा नहीं है, ये मेरे चाचा जी का है जिनका नाम है मोहन एंड वो यही के एक प्राइमरी स्कूल के साइंस टीचर है। तो पुलिस वालों को पता चला कि ये जो फोन है वो मोहन का था एंड पुलिस वाले मोहन के एक्टिविटीज को भी ध्यान से देखते हैं तो पता चला कि मोहन कहीं ना कहीं इस केस में इन्वॉल्व है। जब पुलिस वाले मोहन के कॉल डिटेल्स निकालते हैं तो पता चला कि मोहन उस टाइम पे किसी सुमित्रा नाम के औरत के साथ देर रात तक बात करा करता था। पुलिस वाले सुमित्रा के डिटेल्स निकालते हैं एंड उसके लोकेशन पे पहुंच के सुमित्रा से पूछताछ करते हैं। पूछताछ के दौरान पुलिस वाले सुमित्रा से ये सवाल पूछते हैं कि क्या तुम किसी मोहन नाम के आदमी को जानती हो। तो सुमित्रा कहती है कि नहीं, मैं किसी मोहन को नहीं जानती। तो पुलिस वाले मोहन का फोटो सुमित्रा को दिखाते हैं तो पता चला सुमित्रा उस आदमी को तो जानती थी लेकिन उसका नाम मोहन नहीं था। वो कहती है कि उसका नाम तो आदित्य है। तो पुलिस वालों को लगा कि शायद मोहन जो है वो सुमित्रा से झूठ बोल रहा है। तो पुलिस वाले सुमित्रा को ये समझाते हैं कि मोहन एक सीरियल किलर है एंड इसके ऊपर 20 से ज़्यादा औरतों के मर्डर का इल्ज़ाम है। तुम अपने आप को बचाना चाहती हो तो तुम हमारा साथ दो। एंड पुलिस वाले एक स्ट्रिंग ऑपरेशन के लिए प्लान बना चुके थे एंड सुमित्रा को इसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं। तो सुमित्रा उनके हेल्प करने के लिए मान जाती है। इसके कुछ दिन बाद मोहन जो है वो सुमित्रा को बहला फुसला के अपने साथ भाग के शादी करने के लिए मना लेता है एंड सुमित्रा इसके बारे में पुलिस वालों को इन्फॉर्म कर देती है। पुलिस वाले सुमित्रा से कहते हैं कि मोहन तुम्हें जैसा कहता है वैसे करो, हम तुम्हें फॉलो करते रहेंगे, तुम अपना टेंशन ना लो। जब मोहन एंड सुमित्रा कर्नाटका के दलकट्टा नाम के इलाके में भागकर आते हैं तो वहां पे पुलिस वाले उन्हें रेड हैंड पकड़ लेते हैं एंड मोहन को कस्टडी में लिया जाता है। जब पुलिस वाले मोहन से पूछताछ करते हैं तो मोहन ये कन्फेस करता है कि उसने 30 से ज्यादा औरतों का मर्डर करा है एंड पुलिस वाले इसके पीछे का कारण जब पूछते हैं तो जवाब सुन के पुलिस वालों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है क्योंकि वो कहता है कि उसने 30 से ज्यादा औरतों का मर्डर किया था जस्ट बिकॉज ऑफ सेक्स। आखिर ये मोहन था कौन? आखिर ये मर्डर करता कैसे था? मोहन कुमार विवेकानंदा, जो कि कर्नाटका के कन्याना नाम के इलाके में 1963 में पैदा हुआ था। वो बहुत ही पुअर फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करता था एंड वो पढ़ाई में बहुत ही इंटेलिजेंट था। इस वजह से मोहन बहुत ही मेहनत करता है एंड अपने दम पे सरकारी नौकरी पा लेता है। 1980 to 2003 तक मोहन ने वहाँ के एक प्राइमरी गवर्नमेंट स्कूल में एज अ टीचर काम किया था। वो एक विलेज में बहुत ही छोटा सा स्कूल था। वहाँ पे स्टाफ की कमी होने की वजह से मोहन को ही 3 से ज़्यादा सब्जेक्ट पढ़ाने पड़ते थे, जैसे कि मैथ्स, साइंस एंड सोशल साइंस। इस वजह से मोहन को बहुत सारा नॉलेज था। 2003 में मैंगलोर के नेत्रावती नदी में एक औरत की लाश पाई जाती है। पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो पता चला उस औरत को आखिरी बार मोहन के साथ देखा गया था। पुलिस वाले मोहन से पूछताछ करते हैं तो मोहन कहता है कि वो औरत उसे शादी करने के लिए फोर्स कर रही थी। इस वजह से हम दोनों में नदी किनारे हाथापाई हुई एंड वो गलती से नदी में गिर गई। लेकिन सवाल ये था कि आखिर मोहन ने उसे बचाया क्यों नहीं? एंड कुछ आई विटनेसेस भी थे जिन्होंने देखा था कि मोहन ने उस औरत को धक्का देके नदी में गिराया था। इस वजह से मोहन को पुलिस वाले अरेस्ट करते हैं। जेल में मोहन की मुलाकात सलीम नाम के एक आदमी से होती है जो कि दिखने में अच्छे खासे परिवार का लग रहा था। मोहन जाके उससे पूछता है कि सर आपको किस लिए अरेस्ट करा गया है? तो सलीम कहता है कि मैं एक गोल्ड स्मिथ हूँ। ज्वेलरी बनाते टाइम हम लोग साइनाइड नाम का एक केमिकल का यूज करते हैं, जिस केमिकल को मैंने गलती से एक नदी में डिस्पोज कर दिया। इसकी वजह से वहाँ के कुछ जानवरों की जान चली गई एंड इसीलिए मुझे पुलिस वालों ने अरेस्ट करा है। मोहन बहुत ही क्यूरियस हो गया। वो पहली बार सुन रहा था कि कुछ ऐसा भी केमिकल एग्जिस्ट करता है जिसके एक बूंद से एक पूरा जानवर मर सकता है।
तो मोहन उससे पूछता है कि क्या इस केमिकल से इंसान मर सकते हैं। तो वो आदमी कहता है कि हाँ, इसका एक बूंद भी बहुत ही डेंजरस है। जब मोहन को जेल से रिलीज करा जाता है तो मोहन पहले अपना फेक गोल्डस्मिथ का लाइसेंस बनवाता है। उसी लाइसेंस का यूज करके वो मार्केट से साइनाइड खरीदता था। उसके बाद वो साइनाइड को स्ट्रीट डॉग्स पे ट्राई करता है तो वो रिजल्ट्स देख के हैरान था, क्योंकि कुछ ही सेकंड में डॉग्स मर रहे थे। ये सब देख के मोहन के मन में कुछ और ही आइडिया आ रहा था। वो अब साइनाइड को अपने हवस मिटाने के लिए यूज करने वाला था। मोहन 20 से 30 साल के बीच वाले औरतों को अपना टारगेट बनाता था। वो जानबूझ के गांव के औरतों को अपना टारगेट बनाता था जिनको दुनियादारी के बारे में ज्यादा नॉलेज ना हो। वो अपने आप को एक सरकारी नौकरी वाला बता के उन औरतों से बातचीत करना स्टार्ट करता है। वो उन्हें जानबूझ के ये कहता था कि वो उनके कास्ट से बिलोंग नहीं करता, वो डिफरेंट कास्ट से बिलोंग करता है। मोहन उन औरतों से प्यार करने का झूठा नाटक करता था। वो उन औरतों का बहुत ज्यादा केयर करता था, वो उनके लिए अवेलेबल रहता था। इन सब चीजों से वो उन औरतों का विश्वास जीतना चाहता था एंड मोस्ट ऑफ द टाइम वो विश्वास जीत भी लेता था। इसके बाद वो उन औरतों को भागकर शादी करने के लिए कन्विंस करता था, क्योंकि मोहन का कास्ट अलग है, जैसे कि उसने उन औरतों से कहा रहता है। तो वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग भागकर शादी करेंगे। भागते टाइम मोहन उन औरतों से ये भी कहता था कि हम बाहर जाके घर बसाएंगे, तो अपने घर से कुछ सोना एंड पैसे भी लेके आओ। तो औरतें अपने ही घर से चोरी करके कुछ पैसे एंड गहने लेके मोहन के साथ भाग जाते थे। मोहन उन औरतों को ऐसी जगह लेके जाता था जहाँ पे उस औरत के पहचान वाले कोई ना हो एंड वहां पे जाके एक रात वो लॉज में स्टे करते हैं ताकि अगले दिन सुबह सुबह जाके वो शादी कर सके। उसके पिछले दिन मोहन उन औरतों के साथ जानबूझ के फिजिकल हुआ करता था एंड उस टाइम वो कॉन्ट्रासेप्टिव यूज भी नहीं करता था। उसके अगले दिन शादी करने के लिए जाते वक्त मोहन उन औरतों से कहता था कि बाहर चोरों का खतरा है, हम गहने एंड पैसे इसी लॉज में रख के शादी करने के लिए निकल जाते हैं। एंड ऑब्वियसली उनके पास पर्सनल व्हीकल तो था नहीं, इस वजह से उन्हें बस स्टैंड जाना पड़ता था। जब वो बस स्टैंड पहुंच जाते हैं तो वहां पे मोहन उन औरतों को एक टैबलेट दिया करता था, जिसे वो कॉन्ट्रासेप्टिव टैबलेट कह के उन औरतों को दिया करता था, जिससे उन औरतों को प्रेगनेंसी का खतरा नहीं रहेगा। वो औरतें उस टैबलेट को लेते हैं एंड मोहन उनसे ये भी कहता था कि इसे खाने से वॉमिटिंग का सेंसेशन हो सकता है, इस वजह से इसे तुम वॉशरूम में जाके ही खाना। तब वो औरतें वॉशरूम में जाके वो टैबलेट खा लेते हैं, लेकिन उन्हें ये पता नहीं रहता कि उस टैबलेट में साइनाइड नाम का केमिकल मिला हुआ है, जिसे खाने से उनकी मौत 2 से 3 मिनट में उसी वॉशरूम में होने वाली थी। वो उस टैबलेट को बिना जाने खा लेते हैं एंड वहीं पे अपना दम तोड़ देते हैं। एंड वॉशरूम में बंद होने की वजह से लोगों को बहुत टाइम तक ये पता भी नहीं चलता था। जब लोगों को इसके बारे में पता चलता है तो वहां पे ऑब्वियसली भीड़ जमा हो जाती है एंड मोहन भीड़ जमा होने का इंतजार बाहर करता रहता है। जब भीड़ जमा होता है तो मोहन वहां से सीधा लॉज के लिए निकल जाता है। वहां जाके वो गहने एंड पैसे लेके वहां से भाग जाता है। तब तक के लिए तो उस वॉशरूम में पुलिस वाले तक आ जाते हैं। पुलिस वालों को लगता था कि शायद उस औरत ने करा है, क्योंकि कंडीशन भी ऐसा ही रहता है। इसी वजह से मेजॉरिटी ऑफ द केसेस साइड कंसीडर करके क्लोज कर दिया जाता था। वही दूसरी और उन औरतों के पेरेंट्स भी समाज में बदनामी ना हो, इस वजह से पुलिस कंप्लेंट तक नहीं करते थे एंड उन औरतों के केस वही दब जाते थे। लकीली अनीता का केस में ये सब कम्युनल क्राइसिस हुआ एंड इस वजह से पुलिस वालों ने इस केस को सीरियसली लिया एंड ये केस सॉल्व किया। अगर पुलिस वाले इस केस को पहले ही सीरियसली लेते तो 20 से ज्यादा औरतों की जान बच सकती थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो पाया एंड मोहन को कोर्ट में फांसी की सजा सुनाई गई है एंड अब मोहन कर्नाटका के बेलगावी के हिंदलगा जेल में बंद है एंड वो अपनी फांसी की सजा का इंतजार कर रहा है। इसी के साथ ये केस यहाँ पे क्लोज हो जाता है। जिनको भी इस केस के बारे में और डिटेलली जानना है वो द हार्ड नाम की ये मूवी को चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि इसी केस के ऊपर ये मूवी बना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड आपको इस केस को लेके क्या लगता है वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो एंड आपकी कमेंट का मैं वेट करता रहता हूँ। कमेंट आते ही रिप्लाई भी कर देता हूँ। तब तक के लिए अपना और अपने फैमिली का ख्याल रखना। मिलते हैं अगली वीडियो पे। बाय बाय।